गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नितिन कौर गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एंड स्क्वायर कोचिंग्स। तो आज हम अपना चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स का। तो इससे पहले हम मैकेनिक्स में बात कर चुके हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। तो देखिए, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम जो हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पे मैं बना भी लेता हूँ जिससे कि अभी आपको याद रहे। तो ये हमारा था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, यानी कि बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। तो इसमें हमने क्या माना था, ये जो एंगल था ये था थीटा, ये आपको याद रखना है। तो ये एंगल था अल्फा, और इसको हम मानना चाहें तो हम मान सकते हैं बीटा, या 90 माइनस अल्फा भी लिख सकते थे, सॉरी 90 क्या थीटा माइनस अल्फा भी लिख सकते थे। तो हमारा क्या होगा, ये वाला अल्फा, ये बीटा, ये किससे आ रहा है, पी से। जो रिजल्टेंट है पी से आ रहा है अल्फा और क्यू से आ रहा है बीटा। तो हमारा ये आपका पूरा का पूरा लो था। अब इसके अंदर आपका जो दो फॉर्मूले निकले थे, एक निकला था रिजल्टेंट का, आर इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा। अब याद रखिए थीटा है क्या, थीटा है जो दो जिन दोनों बलों के बीच हमने रिजल्टेंट निकाला है उनके बीच में का एंगल, ठीक है, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। और जो दूसरा फॉर्मूला था हमारा टेन अल्फा के लिए, टेन अल्फा वो क्या था, वो था आपका q साइन अल्फा, सॉरी q साइन थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। और इसके बाद एक ये और था कि अगर हम टेन बीटा निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें ये पूछा जाता है कि r का q से कोण कितना होगा। तो आपको यहाँ से याद रखना है, बस आपको p q की जगह p कर देना है, p साइन थीटा अपॉन q प्लस p cos थीटा। ये आपको तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, जिसमें से ये दोनों तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछा जाता है, लेकिन जो आपके ये एग्जाम होंगे इनमें ये वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं इन दोनों से रिलेटेड। अब देखिए, ये मैं आपको बताया था, अब आपको इन दोनों को पहले तो इन दोनों फॉर्मूलों को याद रख लेना है। ये दोनों फॉर्मूले हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना, समझ लेना है। अब इसके बाद अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन देखेंगे, ठीक है ना, सम इंपॉर्टेंट कंडीशंस, ठीक है ना। कुछ मुख्य परिस्थितियां या मुख्य परिस्थितियां, तो मुख्य परिस्थितियों में देखिए सबसे पहले अगर हम ये मान के चलें, पहला आपका जो पहली कंडीशन ये है आपकी पहली कंडीशन कि इफ cos थीटा इक्वल्स टू 0, यानी थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है ना। इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा तो आपको पता है cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है आपकी 1। अब देखिए को थीटा 0 होने का मतलब क्या, पहले तो हम ये समझते हैं। देखिए p क्या है, अब मान लें कि ये p है, ठीक है, ये p। अब थीटा क्या था आपका, p से जितना हमने एंगल घुमाया, लेकिन अब हमारा क्या है p, और हम कितना घुमाएंगे 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब हम घुमा ही नहीं पाएंगे, इसका मतलब q भी इसी के ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएंगे। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक होंगे, p = q है। तो ये दोनों अलग अलग इस तरीके, देखिए जैसे मेरा ये p है और ये q है, लेकिन ये इसके पीछे ही रहेगा एक तरीके से। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, समदिश समांतर बल हो जाएंगे। जब ये समदिश समांतर बल हो जाएंगे, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू 1। तो अब इस फॉर्मूले पुट करते हैं हम। तो जब इस फॉर्मूले पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका r इक्वल्स टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p q। cos थीटा की वैल्यू 1 है, cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। अब ये आपको पता होगा कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p q, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p q क्या होता है, ये होता है आपका अंडर रूट p प्लस q का होल स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, p प्लस q। ये आपको यहाँ से समझ लेना अच्छे से।
अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हो, यानी कि एक ही डायरेक्शन में किसी पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हो, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। समझ में आ रहा है? अब ये क्या होता है, ये होता है आपका मैक्सिमम रिजल्टेंट। ये आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है आपसे पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी कि इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री देन व्हाट विल द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम होगा। कब? जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन देखिए, तो पहले आप इसको याद रख लीजिएगा कि एक तो ये मैक्सिमम होगा, दूसरा हम आर इक्वल टू डायरेक्ट पी प्लस क्यू रख देंगे। अगर कहीं भी आपको लिखे कि 0 डिग्री यानी कि जैसे एक आपने रस्सी बांधी, मान के चलिए एक रस्सी है उसमें बांधी और मैं इसको खींच रहा हूँ और मेरे साथ दूसरा बंदा खींच रहा है, तो हमारी ताकत जुड़ी तो जाएगी उसमें। जुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू डायरेक्ट। सही है। इसके बाद है आपका इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखिए 0 था, 0 से हम कहाँ हो जाएंगे, 90 डिग्री पर ले गए। अब ये 90 नहीं है फुल, अभी थोड़ा सा तिरछा है। तो अगर हम थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री लेंगे, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो cos थीटा की, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा, 0 होती है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। जब cos 90 की वैल्यू 0 होगी तो क्या रखेंगे हम, r इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q इंटू 0 रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा, r की वैल्यू। तो r की वैल्यू आपको क्या निकलेगी, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर बेस्ड है आपकी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। वही हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि जब दो फोर्सेस किस में हो, एक ऐसे हो दूसरा 90 डिग्री पर हो, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इससे मतलब क्या है कि r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मतलब क्या है कि इन दोनों का स्क्वायर करके हम डायरेक्ट जोड़ देंगे जब हमें r निकालना हो। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन देखते हैं हम। थर्ड कंडीशन में क्या होगा आपका कि थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि P आपका फोर्स यहाँ लगा हुआ है। अब आपने पूरा 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा है, ठीक है। तो अभी जो हमारा Q इधर लग रहा था, अब वो Q किधर लगेगा हमारा, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में Q। ये क्या होगा आपका 180 डिग्री, जिस पॉइंट पे लग रहा है वो पॉइंट ये है, यानी कि P इस तरफ लग रहा है, Q इस तरफ लग रहा है। सही है। तो इनका डायरेक्ट क्या हो गया, अपोजिट हो गया, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट हो गया। अब थीटा आपको पता है कि थीटा जब 180 डिग्री होता है तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। अब जब -1 होगी तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू -1 cos थीटा की वैल्यू। जब -1 होगा तो -1 की हम वैल्यू रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, देखिए p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो -2pq, तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, p माइनस क्यू। अब ये जब p माइनस क्यू हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, मिनिमम। तो आपको याद रखना है कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कब निकलता है आपका, मैक्सिमम रिजल्टेंट निकलता है जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 0 डिग्री एंगल हो, और जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो क्या हो जाता है, वो मिनिमम हो जाता है। अब इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस मार्कर को इधर से खींचूं और दूसरे एक इधर से खींचूं, तो इसमें से दोनों बल हैं ये आपके क्या करेंगे, इक्वल अपोजिट हो गए। तो सॉरी, इक्वल अपोजिट नहीं, केवल अपोजिट। तो अगर P और Q अपोजिट है तो क्या होगा, उन दोनों को हम डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं। तो इससे पहले जब मैं जैसे एग्जांपल लेता तो मैंने बताया था कि अगर हम यहाँ पे 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं और इस पॉइंट से यहाँ से खींच रहे हैं 5 न्यूटन के फोर्स से, तो वस्तु कहाँ जाएगी, वस्तु जाएगी बड़े फोर्स की तरफ, कितने से, 5 न्यूटन से। सही है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये तीनों कंडीशन आपके समझ में आ गई होंगी, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए लास्ट कंडीशन हो रहा है आपकी फोर्थ कंडीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी, ये पूछी जाती है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आपको पता भी होना चाहिए, इससे आपके कुछ बेस क्लियर होंगे। देखिए अगर हम ये बोले कि P = Q हो, जब P = Q हो तो हमारा रिजल्टेंट क्या निकलेगा, तो हमारा रिजल्टेंट क्या निकलेगा और tan अल्फा क्या निकलेगा। अब देखिए अगर हमारा P = Q हो तो आपको पता है कि R की वैल्यू क्या होती है आपकी,
अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। सही है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p की कॉस थीटा। ये क्या होता है आपका, ये होती है जब पी और आर। अब हम पी और आर क्यों रखेंगे तो क्या होगा, अब हम क्या करें, या तो क्यू की जगह पे क्यू रखते हैं या क्यू की जगह पे पी रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्यू की जगह पे पी रखते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी के पी स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये कितना हो गया, अंडर रूट 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों में से हम 2p स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2p बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए अंडर रूट 2p तो हमारा बाहर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। आपको पता होगा थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट 2p और इधर कितना हो जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसमें से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 बाहर आएगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 तो कितना हो जाएगा, टोटल 2 हो जाएगा p cos थीटा बाई 2। तो r की वैल्यू आपकी निकल आएगी 2p cos थीटा बाई 2। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि r की वैल्यू क्या होगी जब हमारा p b इक्वल टू q होगा। जब आपको याद रखना है कि अगर p इक्वल टू q होगा तो r की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2p cos थीटा बाई 2। ये आपसे पूछा जाता है, आपको ये याद भी रहना चाहिए। अब अगर हम ये देखें कि अगर ये p और q है तो अल्फा क्या निकलेगा, तो देखिए अगर p इक्वल टू q है तो अल्फा निकालते हैं हम। तो देखिए tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan अल्फा की क्या हो जाएगी p, q की जगह पे क्या रखना है p रखना, तो p sin थीटा अपॉन p प्लस p cos थीटा। ठीक है, अब देखिए p से p कैंसिल हो जाएगा, देखिए ऊपर क्या हो जाएगा p sin थीटा, नीचे अगर मैं p कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, p से p कैंसिल। अब देखिए इस sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। फॉर्मूला आपको पता है होगा, sin 2 है बराबर 2 sin है cos है, उससे हम निकालेंगे। इसके बाद 1 प्लस cos थीटा, यानी अगर इसको हम क्या मान लें cos 2 इंटू थीटा बाई 2 मान लें तो क्या हो जाएगा, cos 2 बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, ठीक है ना, या थीटा बाई 2 माइनस 1। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 से एक स्क्वायर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा आपका sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। तो ये किसके अलावा हो जाएगा tan थीटा बाई 2 के। तो अब यहाँ से देखें अगर हम tan इनवर्स लिख लें, tan इनवर्स इनकी अल्फा की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा अल्फा इक्वल टू थीटा, तो अल्फा इक्वल टू थीटा निकलेगा आपका। तो आपको अच्छे से समझ लेना है कि अल्फा क्या होगा आपका थीटा बाई 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए अल्फा बाई थीटा बाई 2 का मतलब क्या हुआ कि जो आपका रिजल्टेंट है यानी कि जो अल्फा है वो थीटा बाई 2 का होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा ये p है, सही है, और ये भी मेरा p है, इन दोनों के बीच कितना है 80 डिग्री का एंगल है, मान के चलिए 80 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट आपका 100% किस पे होगा 40 डिग्री पर होगा। कहां से 40 डिग्री पर होगा, यहां से, सही है, 80 डिग्री पर है तो आपको जो रिजल्टेंट होगा वो यहां से 40 डिग्री पर होगा, आपको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। अगर दोनों बल बराबर हो तब आपका जो एंगल होगा, जो अल्फा होगा, वो आपका टोटल एंगल के आधा होगा। अब देखिए एक चीज और आप समझिएगा, पहले इसको आप नोट कर लीजिए फिर मैं बताता हूँ। चलिए जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि अगर मेरा आपको ये पता चले कि एक ये P फोर्स है, P ये मान के चलिए 80 न्यूटन है, ठीक है, एक आपका Q है, ठीक है, एक आपका Q है, ये है आपको मान के चलिए 30 न्यूटन। अब आपसे पूछा जाए कि रिजल्टेंट कहाँ होगा। अगर इन दोनों के बीच का डिग्री, इन दोनों के बीच का मान लीजिए 70 डिग्री का एंगल है, इन दोनों के बीच 70 डिग्री का एंगल है, ये मैं केवल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप कोई एग्जाम देने जाते हैं तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है तो उसमें क्या होता है, इस तरीके से आपको कोई
दिया आपको जो वैल्यू हो वो दी कि भाई P बराबर 80 न्यूटन, Q बराबर 30 न्यूटन और एंगल बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो अब हमसे ये पूछेगा कि क्वेश्चन में या तो रिजल्टेंट पूछ सकता है या वो ये पूछ ले कि रिजल्टेंट कितना रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा। तो मान लीजिए इसमें ऑप्शन में दिए कि 40 डिग्री, 50 डिग्री, 35 डिग्री और 70 डिग्री, सॉरी 70 तो नहीं हो सकता, 60 डिग्री, इतना ये उन्होंने दे दिए। अब आपको देखिए, अब आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे, इसमें 10 अल्फा रखेंगे, क्यू की पे 30 रखेंगे, फिर पी की पे 80 रखेंगे। देखिए आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, आपको पता है, आप एक चीज नोट करिएगा कि जब ये P 80 न्यूटन है और ये 30 न्यूटन है, तो आपका रिजल्टेंट हमें 100% क्या होगा, ये 70 से जो 80 न्यूटन वाला है, 80 न्यूटन है, इसके पास ज्यादा झुका हुआ होगा। ये क्या होगा, 80 न्यूटन के पास ज्यादा झुका हुआ होगा। तो इसका देखिए, अगर ये दोनों बराबर होते, आपको क्या लगाना है कि अगर ये दोनों बराबर होते तो क्या होता है, 35 डिग्री पर जाता। सॉरी, अगर ये दोनों P और Q दोनों बराबर होते तो कितने पर जाता, 35 डिग्री पर जाता। तो कितने पर जाता, 35 डिग्री पर जाता। लेकिन आपको पता है कि P बड़ा है, तो जब P बड़ा है तो जो इसका जो एंगल होगा वो थोड़ा सा P के पास में होगा। जब P के पास में होगा, और 35 तो हमारा क्या होता है जब दोनों बराबर होते हैं, लेकिन ये ज्यादा है तो P के पास में झुका हुआ होगा। तो देखिए बराबर होता तो कितना होता, 35 होता। तो 35 कब होता है, जब दोनों बराबर होते हैं, लेकिन P क्या हमारा बड़ा है, तो क्या होगा, P के पास झुका हुआ होगा। तो P के पास कितना हो सकता है, 28 डिग्री हो सकता है। ये केवल एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं, इसमें आपको कैलकुलेशन करके ही निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव टाइम में आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी इतनी लंबी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए हम आगे चलते हैं। यह आपका लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, बलों का त्रिभुज का नियम, ये आपका अगला टॉपिक है। तो देखिए इससे पहले हमने बात करी थी अभी जो आपका समांतर चतुर्भुज का नियम था। अब समांतर चतुर्भुज के नियम में मैंने आपको जो एनालिटिकल मेथड था वो तो मैंने आपको बता दिया था, जो गणितीय रूप था, गणितीय विधि थी जो पता करने की। अब इसको छोड़ के पहले हम साइड में वो कर लेते हैं ग्राफीय मेथड। तो देखिए ग्राफीय मेथड में क्या करते हैं, ग्राफीय विधि में हम क्या करते हैं कि अगर आपको दिया गया कि भाई P इक्वल्स टू मान के चलिए 50 न्यूटन या P इक्वल्स टू 50 न्यूटन और Q इक्वल्स टू 30 न्यूटन। अब आपको 30 न्यूटन, इससे आपको क्या करना है, आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है, और रिजल्टेंट फाइंड करने के साथ साथ उसकी डायरेक्शन ही बतानी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको करना क्या है, वो आपको थीटा भी देगा कि थीटा बराबर मान के चलिए 70 डिग्री है। अब वो आपसे पूछेगा कि आप इसका रिजल्टेंट निकालिए, ठीक है, रिजल्टेंट निकालिए और उसकी डायरेक्शन बताइए P से क्या होगी। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, पहले हम क्या मानेंगे, एक पैमाना मानेंगे, ठीक है ना, पैमाना यानी कि स्केल, ये आपको पता ही होगा, आपने माना ही होगा पहले जब हम पढ़ते थे। तो हम मान के चलते हैं कि अगर 10 न्यूटन इक्वल्स टू कितना, 1 सेंटीमीटर है, अगर 10 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर है, तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका, 50 न्यूटन कितने के बराबर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर के बराबर। 30 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर के बराबर। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, पैमाना मानना तो आता होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, P इक्वल्स टू कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, सही है। इसके बाद हम एंगल दे रखा है कितना, 70। अब हम एंगल नापेंगे यहाँ से, मान के चलिए 70 डिग्री पे आ गया। अब क्या है आपका Q है 3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 70 डिग्री पर आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। अब 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच लिया आपने। अब ये आपके मान के चलिए यहाँ तक आ गई। अब आपको क्या करना है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होता था, इन दोनों के पैरेलल, इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे हम और इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, इन दोनों के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। आपको पता है कि ये डायगोनल होता था, ये जो विकर्ण होता था, यही आपको क्या हो जाता था, रिजल्टेंट होता था, यही आपको क्या होता था, रिजल्टेंट। अब आप क्या करेंगे, बस इसको नापेंगे, इसको क्या करेंगे आप, इसको आप नापेंगे। आपने क्या करा, स्केल रखा, अब सपोज करिए इसका जो लेंथ है वो आ गई आपकी 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर आ गई इसकी लेंथ। तब आपका क्या होगा, आपने पैमाना क्या माना था, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन। तो आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर की जगह पे न्यूटन रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 42 न्यूटन। 42 न्यूटन ये आपका क्या आएगा, रिजल्टेंट। और उसके बाद आप क्या करेंगे,
आप अपना जो डी होता है उसको, ये प्रोडक्टर, उसको यहाँ रखेंगे, प्रोडक्टर को रख के यहाँ पे नाप लेंगे कि थीटा कितना है आपका, जो आपको नापेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई ये 28 डिग्री है, 29 डिग्री है, 30 डिग्री है, जो भी आपको मिलेगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए ग्राफीय विधि आपकी इस तरीके से होगी, आपको इसका यूज नहीं करना है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में नहीं आती ग्राफीय विधि, ठीक है। अब आते हैं वापस इस पर, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, बलों के त्रिभुज का नियम। तो बलों के त्रिभुज का नियम क्या कहता है, देखिए सबसे पहले आप इसको ड्रॉ करते हैं कि मान चलिए एक P फोर्स इस तरफ लग रहा है हमारा, एक Q इस तरफ लग रहा है, तो देखिए इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं यहाँ निकलेगा, आपको पता है ये रिजल्टेंट होगा इनका। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इस रिजल्टेंट का अपोजिट खींच दूं तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा आपका, जो मैंने उस दिन S लिखा था, मान चलिए मैंने S लिखा, ये क्या था आपका इक्विवेलेंट फोर्स था, इक्विवेलेंट फोर्स, ठीक है ना, यानी साम्यक बल, साम्यक बल। अब मैं इसको मिटा दूं, अगर मैं इसको मिटा दूं तो ये क्या बनेगा, ये इस तरीके से बन जाएगा P, Q और S, ये क्या है आपका इक्विवेलेंट फोर्स है। यानी कि इक्विवेलेंट फोर्स क्या होता था, इन दोनों के प्रभाव को निरस्त कर देने वाला, इन दोनों के प्रभाव को समाप्त कर देने वाला, सही है। जब इन दोनों के प्रभाव को निरस्त कर दिया तो ये क्या बन गया, साम्यावस्था बन गई, यानी कि जो जिस पिंड पर, यानी जिस बिंदु पर ये लग रहे थे, अब वो क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, मतलब कोई भी फोर्स भी वर्क नहीं करेगा। ये फोर्स तो लग रहे होंगे, P, Q और S, तीन फोर्स तो लग रहे होंगे, लेकिन जो आपका जो पॉइंट है वो कहीं भी नहीं जा रहा होगा, यानी कि जो पिंड है वो कहीं नहीं जा रहा होगा। तो बलों के त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि यदि किसी बिंदु पर लगने वाले तीनों बलों को, अब हम इसको P, Q और S को खींचते हैं, तो देखिए मैंने मान के लिए P खींचा, सही है, इस P की जो हेड है, इस P का जो हेड है, इसके हेड से यानी कि इसका टेल बनाया Q का, तो ये कितना हो गया, यहाँ से ऐसे Q हो गया, ठीक है ना, इतने एंगल पर, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल हम यहाँ से लेंगे। अब यहाँ से एंगल मान के चलिए ये अल्फा है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से अल्फा मान के जो अल्फा ये होगा वहां से एक और खींचेंगे, ये हो जाएगा हमारा S, ठीक है ना, ये वाला। तो P, Q और S हमने क्या करा, इनको एक ही ऑर्डर में लिया, यानी कि जैसे हमने ये बनाना ट्रायंगल बनाना स्टार्ट किया तो एक ही डायरेक्शन में हम चलते चले गए, यानी ये क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ से आपको क्या चीज समझ में आएगी कि जब तीनों बल, यानी कि किसी बिंदु पर, इसकी आप डेफिनेशन समझ लीजिए, डेफिनेशन या नियम ही है, नियम क्या होता है कि यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बल P, Q, S को किसी त्रिभुज द्वारा निरूपित किया जा सके तो वे बल क्या होंगे, साम्यावस्था में होंगे। बस इतनी सी बात है आपको याद रखनी है कि यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बल P, Q, S किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके, ठीक है ना, परिमाण तथा दिशा में किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके, तब बल क्या होंगे, साम्यावस्था में होंगे, सही है। अब ये तो हमने क्या बोला कि जब हमने साम्यावस्था यानी इक्विवेलेंट फोर्स लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए हम मान के चलिए ये लेते हैं P, फिर ये लेते हैं Q, ये लेते हैं R, सही है। अब R को मैं डायरेक्ट यहां ना ले आके हम क्या करें, R को हम उल्टा कर लें, R को हम क्या कर लें, यहीं पे उल्टा कर लें, R डैश मान के चलते हैं, उल्टा कर लिया हमने, इस डायरेक्शन में था, हमने इस डायरेक्शन में ले लिया। तो देखिए आपका क्या होगा, हम P खींचेंगे सबसे पहले, ये ग्राफिकल मेथड मैंने इसलिए बताया था, ये ग्राफिकल मेथड से ही आपको यूज करना है, और बलों का त्रिभुज का नियम एक ग्राफिकल मेथड है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपका, ठीक है ना, न्यूमेरिकली आप सॉल्व नहीं कर सकते इसको, केवल आपकी डेफिनेशन आएगी, आपको डेफिनेशन लिख के आनी है। क्या करा, P लिया, Q लिया, और जो R था R की अपोजिट डायरेक्शन कर दी, तो P, Q और अपोजिट डायरेक्शन हमने क्या ले लिया, R डैश ले लिया। तो अगर हम इसको खींचना चाहें तो क्या होगा, ये P, फिर यहां से ये Q, और जो ये R होगा, R क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा। तो अगर मान के चलते हमारे पास दो ही बल होते हैं, P और Q होते, तो P और Q क्या होंगे, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं होंगी। तब हम इसको जो बंद करने वाली भुजा होगी, जो R होगी, ये क्या होगा, इसका परिणाम ही दर्शाएगी। देखिए यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंट फोर्स था, यहाँ पे तो देखिए ये था त्रिभुज का नियम, यहाँ से निकला था हमारा त्रिभुज का नियम, ये है हमारे त्रिभुज का नियम का दूसरा रूप। दूसरा रूप क्या कह रहा है कि यदि किसी पिंड पर कार्य कर रहे दो बलों को किसी त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो उनका परिणामी
उस त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा के विपरीत क्रम में ली गई उस भुजा के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? क्या बोला मैंने कि यदि किसी बिंदु पर या किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो बल P एंड Q, किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो बल को किसी त्रिभुज की क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो उनका परिणामी उस त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा के बराबर होगा। ठीक है ना? तो ये आपके दोनों फॉर्म निकल आए। देखिए यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे हम कि यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बल, यहाँ पे हमने तीन बलों की बात की थी। यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बलों को किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके, ठीक है ना, किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो वे बल साम्यावस्था में होंगे, हमने ये बोला था। दूसरी में हम क्या लिखेंगे, यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो बल को त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके, क्रम से ली गई दो भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो उनका परिणामी उस त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा के बराबर होगा, विपरीत क्रम में ली गई। ठीक है ना, विपरीत क्रम में ली गई बंद करने वाली भुजा के द्वारा होगा। अब देखिए ये आपके दोनों फॉर्म हो गए। अब हमारा क्या होता है, त्रिभुज का विलोम और पूछा जाता है आपसे। त्रिभुज का विलोम का मतलब होता है इनवर्स ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है ना, बलों के त्रिभुज का विलोम, बलों के त्रिभुज के नियम का विलोम। तो इनवर्स ऑफ लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस क्या होगा आपका। देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पर हमने बोला यदि किसी पिंड पर कार्य कर रहे तीन बलों को अगर हम किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं द्वारा निरूपित किया सके तो वे साम्यावस्था में होंगे। सही है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे हमने पहले इसको त्रिभुज बनाया फिर उससे साम्यावस्था को स्थापित किया। लेकिन अब हम क्या बोलेंगे कि त्रिभुज के नियम का जो विलोम होगा वो क्या बोलेगा कि यदि किसी कण पर कार्य कर रहे तीन बल साम्यावस्था में है, लेट P, Q और R, ये किसमें है, साम्यावस्था में है, तो वो 100% एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये क्या बोल रहा है, तो ये क्या करेंगे 100% एक ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए पहले वाले मैंने क्या बोला था कि ये तो अलग हो गया आपका, ये वाला तो अलग हो गया। अब इन दोनों की इसी बात करते हैं। इसमें हम क्या बोलेंगे कि किसी त्रिभुज की यदि किसी पिंड पर कार्य कर रहे तीन बलों को किसी त्रिभुज की क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया सके तो वे बल साम्यावस्था में होंगे। यानी कि हमने पहले त्रिभुज बनाया फिर उसको देख के बोला कि ये साम्यावस्था में होंगे। अब हम क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज का नियम का विलोम क्या बोल रहा है कि यदि किसी कण पर कार्य कर रहे तीन बल साम्यावस्था में होंगे तो वे बल क्या होगा, एक त्रिभुज के एक त्रिभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सकेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार आप डेफिनेशन बुक से और देखिएगा, अब आपके समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्या बोलना चाहा है कि ये क्या होता है, इसका दूसरा रूप बुक क्या होता है और जो त्रिभुज का विलोम क्या होता है ये कैसे आपको मिला। तो डेफिनेशन मैंने लिखवा रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन बहुत लंबा हो जाता है लिखना। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर ये समझ में आई है तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपने समझा होगा, अब अगर ये समझा होगा तो आप कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो जैसे ही आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो उसके बगल में एक बेल का आइकन आएगा, घंटी बनी हुई होगी, उसको आप क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा वो आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा। तो इसी के साथ ही थैंक यू।